नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से आप सभी तमाम दर्शकों का मैं युवा कवि प्रवीण कुमार मिश्र एक बार पुनः 38 एपिसोड के इस श्रृंखला में, जिसकी शुरुआत चंपारण की धरती सत्याग्रह की भूमि से हुई थी और कई जिलों से गुजरते हुए आज हम पहुंच चुके हैं पूर्ण अरण्य, वहाँ, उस भूमि पर जहाँ से आज हमारे साथ कई सारे बुद्धिजीवी वक्ता जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले हम अपने वक्ताओं से अपने दर्शकों का परिचय कराएं। आज सबसे पहले वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी। आप प्राध्यापक हैं पूर्णिया कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आपका सादर अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं पूर्णिया की धरती से। आपका सादर अभिनंदन, स्वागत बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर। हमारे तीसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष चौधरी जी। आप रंगकर्मी हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। एक अच्छे वक्ता के रूप में मैं आपको जाना मैं 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 एक छोटा सा इसमें संशोधन कर दूं। मैं रंगकर्मी नहीं हूं। अच्छा। मैं फिल्म मेकर रहा हूं और पत्रकारिता हमने किया है नेशनल इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के साथ। हम्म, और फिल्म मेकिंग से मेरा, जब मैं बोलता हूं तो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। जी। तो बॉलीवुड की तरफ मैं नहीं देखा हूं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रहा हूं। और बस यही थोड़ा संशोधन था इसमें, मैं सोचा आपको बता दूं जी। चलिए, सादर अभिनंदन, स्वागत। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस अभियान से आप जुड़ रहे हैं, आपका अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ मातृशक्ति श्रीमती सरिता रॉय जी जुड़ रही हैं। आप निगम पार्षद जिला योजना समिति पूर्णिया की सदस्य हैं। आपका भी अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी इस परिचर्चा का विषय है पूर्णिया कल, आज और कल, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इन तीन कालखंडों की चर्चा आज हम इस परिचर्चा में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शक, हमारे साथ विजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्णिया की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक क्या पृष्ठभूमि रही है। इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं, श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। जो आपका विषय है कल, आज और कल, जी। तो उससे शुरुआत करना हम बेहतर समझेंगे। कुछ मामले में जो कल का पूर्णिया था वो आज भी वही पूर्णिया है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के द्वारा जितनी लंबी रेलवे लाइन वर्तमान पूर्णिया जिला में बिछाई गई थी, आज के तिथि में भी उतनी ही लंबी रेलवे लाइन जिले में बिछी हुई है। तो इस मामले में कल का पूर्णिया और आज का पूर्णिया दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरा उदाहरण, जिले के भवानीपुर प्रखंड में अकबरपुर एक ओपी है, आउटपोस्ट, जो 109 वर्ष पुराना है। फिर रिपीट करते हैं, 109 वर्ष पुराना ओपी। 109 वर्ष पुराना जो ओपी है आज भी ओपी ही है। तो इस मामले में भी पूर्णिया जो कल था वो आज है। तीसरा मामला, किशनगंज और पूर्णिया के बीच में आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है। इस मामले में भी कल का पूर्णिया आज का पूर्णिया है। तो कुछ मामले में कल का पूर्णिया आज भी वही पूर्णिया है। अब रही बात जो आपका प्रश्न था, उस पर अब आते हैं। प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए, आपके क्वेश्चन को। प्रश्न मेरा था कि पूर्णिया की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक क्या पृष्ठभूमि रही है, उसका गौरवशाली अतीत कैसा रहा है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बता दिया जाए। देखिए, पूर्णिया का जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है वो बहुत ही अनूठा है। पूर्णिया की धरती बिल्कुल लॉ अबाइडिंग धरती है। यहाँ के लोग बिल्कुल कानून प्रिय व्यक्ति होते हैं। यहाँ के लोगों में अपने विकास के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपने भावी पीढ़ियों के लिए चिंता करने की कोई मंशा नहीं होती है। यही कारण है कि 250 वर्ष पुराना ये जिला आज वही का वही है जहाँ कल था।
3 एग्जाम्पल हम आपको बतलाए, कल का पूर्णिया आज भी वही पूर्णिया है। सांस्कृतिक धरोहर इस जिले की बहुत अद्भुत है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चूंकि ये 250 वर्ष पुराना जिला कई मामलों में पिछड़ा हुआ है और शापित जिला है, हम इसको कहते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप का इस जिले पे कभी अटेंशन नहीं रहा है, यहाँ की पॉलिटिकल शक्ति कभी उस लायक नहीं रही है कि यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ की जो कुछ अच्छी बातें हैं, यहाँ का जो कल्चरल कुछ एसेट है, उसको आज तक सरकार के लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया। जैसे कल के किशनगंज के कार्यक्रम में हम उसको देख रहे थे, सजल जी बतला रहे थे कि किशनगंज में पांडवों का अवशेष है, बिल्कुल सही बतला रहे थे वो। 9 ऐसा पॉइंट्स है। किशनगंज मतलब वो भी पूर्णिया में ही आता है। पूर्णिया 250 वर्ष पुराना जिला, मतलब वो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज है। तो सजल जी कल आपके कार्यक्रम में बतला रहे थे कि पांडवों से जुड़ा हुआ ये जिला है। निश्चित रूप से वो सही बतला रहे थे। 9 पॉइंट्स हैं जो पांडवों से जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत सा ऐसा पब्लिकेशंस है जिसमें इस बात की चर्चा आई है। तो ऐतिहासिक तौर पे और कल्चरल दृष्टिकोण से और भी जो विरासत में पूर्णिया है वो मिला है, वो बहुत रिच है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये पॉलिटिकली ये इतना बैकवर्ड है और राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक लाठी इतनी कमजोर है इस धरती की कि बहुत अच्छाइयों का आइडेंटिफिकेशन अभी तक सरकार के लेवल पे नहीं हो चुका है। ये बात सुनने में लोगों को बहुत अटपटा लग रहा होगा, जिले के भी लोगों को अटपटा लगता होगा, लेकिन यहाँ जितने भी लोग पूर्णिया के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे कि इसमें सच्चाई है। ये बड़ा दुर्भाग्य से भरा हुआ ये जिला है, यहाँ के लोग दुर्भाग्य से भरे हुए हैं। ये जिला को हम बराबर कहते हैं कि ये शापित जिला है। शापित इस सेंस में कि सरकार के लेवल पे इस जिले को कभी तरजीह नहीं मिली। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बतलाए कि 109 वर्ष पुराना अकबरपुर ओपी आज भी ओपी ही है। किशनगंज पूर्णिया के बीच में रेल कनेक्टिविटी नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा जितनी लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी आज भी उतनी ही लंबी रेल लाइन है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये जिला शापित के तौर पे है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा होने के नाते जो हिस्टोरिकल पार्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, वो बहुत ही बुरा है। पूर्णिया में एक 20 शहर में कला भवन का एक परिसर है जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनके द्वारा स्थापित 20 शहर में बहुत बड़े भूभाग में कला भवन है। और वो कला भवन का परिसर पूरे बिहार में अनोखा है। पूरे बिहार में उतना बड़ा परिसर कला भवन के नाम पर या कला से जुड़ा हुआ कोई परिसर पूरे बिहार में नहीं है, वो सिर्फ पूर्णिया में है। 20 शहर में है, कई बिघाज में है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, बहुत अच्छा परिसर है। सिर्फ सरकारी ओकेजन्स पे सरकार के विभाग के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। और उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि कला भवन से हम जुड़े हुए हैं, उसके मैनेजिंग कमेटी में हैं, तो हम उसको सरकार उपयोग करती है, हम कहते हैं उसका दुरुपयोग करती है। सिर्फ उपयोग करती है उसके परिसर का। कला पूर्णिया के कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक से एक नाम है, जैसे सुशांत पूर्णिया से ही थे, पूर्णिया जिले से ही थे, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत। अभी रविशंकर भारतीय पूर्णिया में एक शहर से छोटा हुआ एक कस्बा है, उसका नाम ही कस्बा है, वहां से रविशंकर भारतीय जो पान सिंह तोमर में वो इरफान पठान के बाद जो नेक्स्ट कलाकार थे वो रविशंकर भारतीय पूर्णिया के थे। इसके अलावा 2-3 और नाम है जो काफी ऊंचाई पे आपको काफी नाम है इसमें, प्रत्येक क्षेत्र में है, लेकिन जो है वो सरकार के लेवल पे नहीं हो सका, या समाज के लेवल पे भी कह सकते हैं कि नहीं हो सका। बहुत ऐसी बातें हैं। ठीक है, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कुछ सवालों के साथ आपके समक्ष होंगे। हमारे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी जुड़ रहे हैं। आप एक शिक्षाविद हैं और जी मेरा सवाल हम फिर आपके पास आएंगे कुछ सवालों के साथ। बिल्कुल मिल रही है। अब मैं इश्तियाक अहमद साहब से मुखातिब हूँ। आपको जानना चाहेंगे कि पूर्णिया की जो शैक्षणिक स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, आप प्राध्यापक हैं, तो आप हमें बताएं कि पूर्णिया में
शिक्षा की क्या स्थिति है? जी प्रवीण जी, मेरी बात आवाज पहुंच रही है ना? बिल्कुल 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 पहुंच रही है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले सारे पार्टिसिपेंट को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपका जो प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र से, क्योंकि मैं उसी से जुड़ा हुआ हूं और एक इत्तेफाक रहा है कि आज इस शहर में जो विश्वविद्यालय नजर आ रहा है और उसमें हमारे श्रीवास्तव साहब का भी योगदान रहा है, वो जान रहे हैं। उस लड़ाई में बहुत हम लोगों ने काम किया है। तो मेरा ही कहना है कि यहाँ सरकार के तरफ से हमको लगता है कि जानबूझ करके इस जिले की हमेशा उपेक्षा की गई है, इसको इग्नोर किया गया है। नहीं तो इस जिले के यहाँ से मुख्यमंत्री, इस जिला ने मुख्यमंत्री दिया, शिक्षा मंत्री दिया और विधानसभा के स्पीकर हुए, यहाँ से राज्यसभा और बड़े अच्छे अच्छे लोग राज्यसभा के मेंबर और सांसद यहाँ से रह चुके। इसके बावजूद इससे पहले मधेपुरा में विश्वविद्यालय स्थापित हो गया, लेकिन पूर्णिया का कहीं से उसमें नाम तक नहीं था। 2010 के बाद हालांकि यहाँ के लोगों की पुरानी मांग रही थी कि यहाँ विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन सरकार की अनदेखी और लोगों के निष्क्रिय होने से, लोग जो है आमतौर से यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें बहुत पोलराइजेशन की जरूरत नहीं है। उसको देखिए कि इतना बढ़ा चढ़ा करके लोग उसको उस मुद्दे को गरमाते हैं, लेकिन जहाँ एजुकेशन का मामला है, हेल्थ का मामला है, ट्रांसपोर्ट का मामला है, जहाँ पे इसको इंडस्ट्री के मैप पे लाने की बात है, यहाँ के लोग उदासीन हमेशा दिखते हैं। लेकिन हम लोग मधेपुरा के जो हम लोग झेलते थे और छात्रों को जो हम लोगों ने देखा झेलते हुए, तो एक दिन की बात है कि पूर्णिया कॉलेज में हमने एक मीटिंग बुलाई और जितने शिक्षक थे हमने एक आम सहमति बनाई कि क्यों नहीं हम लोग प्रयास करें कि पूर्णिया में विश्वविद्यालय स्थापित हो। लोगों ने अपनी सहमति जताई और जो छात्र, उस समय के जो छात्र संघ के जो लीडर थे, उन लोगों को बुला करके और हम लोगों ने बैनर पोस्टर बनवाया। उसी दिन से आंदोलन शुरू हुआ। बीच बीच में ऐसा लगा एक विश्वविद्यालय को बनाने के लिए जो आंदोलन में जितना दम खम होना चाहिए, बीच में आंदोलन मरने लगा। और इसके गवाह हैं श्रीवास्तव साहब। ये बहुत हमको चिंतित होकर के फिर हम इनके पास गए और इनके ऑफिस में बैठ करके हम लोगों ने प्लान किया कि इसको कैसे मरने नहीं दिया जाए। अब देखिए, अगर लोग निष्क्रिय हैं तो उतना नुकसान नहीं है इस मामले में, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय नहीं हो, एक वर्ग पूरा सक्रिय था, ये दुख की बात है। और उसको हम लोग झेलते हुए इसमें सफल हुए। और देखिए, केंद्र सरकार का, यूजीसी का एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम था कि जहां पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लोवेस्ट है, लोअर है, तो वहां पे डिग्री, मॉडल डिग्री कॉलेज दिया जाए। संयोग से यहाँ 2 मॉडल डिग्री कॉलेज बन करके कई साल तक इसी तरह से वो इंतजार करता रहा कि यहाँ छात्र आवे और पढ़ाई हो। लेकिन अभी कुछ साल की बात है, 1-8 साल पहले मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, तो एक टेम्पोररी व्यवस्था पूर्णिया विश्वविद्यालय से कुछ शिक्षकों को वहां भेजा गया कि पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था शुरू की जाए, लेकिन ना वहां बेंच, ना डेस्क और ना कोई पोस्ट सैंक्शन किया गया। देखिए सरकार की कितना मंशा क्या है इसके पीछे। और वो भी जो 22 में बना है तो एक गांव में जाकर के बना, जबकि वो 22 जो एनएच के आसपास बनता तो सारे लोगों को एक समान फायदा उसका मिलता।
लेकिन गांव में चला गया, धमदाहा में भी एकदम घाट किनारे बना हुआ है। तो ये स्थिति है। कहने के लिए पूर्णिया कॉलेज यहाँ का सबसे पुराना है, जिससे हम खुद ही बिलोंग करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय को हम लोगों ने बनवाया तो पूर्णिया कॉलेज भी आज बर्बादी के कगार पे है। और इसकी कोई नोटिस लेने वाला कोई यहाँ पे इस शहर में ना नेता को मतलब है, और ना जो यहाँ के माननीय जो हमारे नागरिक हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं। पूरे लगभग 2.5 साल यहाँ जिस तरह का खेल हुआ, विश्वविद्यालय खोला गया और उसके बाद क्या दुर्गति हुई उसकी, हमारे बीच मनीष चौधरी साहब हैं जो पत्रकार हैं, ये बहुत सारी चीजों को जानते होंगे। तो ये स्थिति है। जो लोग रिटायर कर रहे हैं कोई बहाल नहीं हो रहे हैं। स्कूल की व्यवस्था आप देखें या कॉलेज की जो व्यवस्था है, कहने का मतलब कि शिक्षा पूरी तरह से और खास करके उच्च शिक्षा राज्य सरकार के एजेंडे में नहीं है। कुछ माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से प्राथमिक स्तर पे कुछ जो ड्रॉप आउट्स जो होते थे, तो उसमें ये एक अच्छी स्कीम उन्होंने साइकिल वगैरह जो ये देना शुरू किया, तो उससे बच्चों की सहभागिता बढ़ी है, उसमें दो राय नहीं है। इस चीज को हम भी रियलाइज करते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा के स्तर पे कोई बहुत काम नहीं हुआ है। एक ढांचा हम लोगों को मिला, लेकिन इस विश्वविद्यालय में कोई पोस्ट सैंक्शन करके शिक्षक का नहीं दिया गया। स्थिति यह है कि जो पूर्णिया कॉलेज में लोग पढ़ाते थे उनका भी डिप्यूटेशन वहां हो गया, तो वो तो आबाद नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा बर्बाद भी हुआ उसके साथ। तो मेरा ये कहना है कि दुख इस बात की है कि आम आदमी देखिए, जब तक जागरूक नहीं होगा, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हम जब विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास उसका मीनिंग अंडरस्टूड रहता है। तो क्या हम आर्थिक विकास चाहते हैं? ये जिला अगर जिस दिन चाहने लगे, तो जो जिन हम पॉलिटिशियन को बोल रहे हैं कि वो कमजोर हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो उनको सुनना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरे कार्यों में अपनी ऊर्जा, आज जितने संगठन आज बने हुए हैं इस जिला में, और अलग अलग उनका लक्ष्य है, और उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे उसमें युवक जुड़े हुए हैं, और उसमें मोस्टली तो हम देखते हैं कि सांस्कृतिक विकास का उनको ज्यादा ख्याल है जी। कल्चरल डेवलपमेंट हो और संस्कृति की रक्षा और ये वो, इसके नाम पे तो बहुत सारे संगठन चलाए जा रहे हैं। लेकिन विकास के लिए यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ यातायात की व्यवस्था अच्छी हो। हम सब जानते हैं कि पूरे शहर में ड्रेनेज सिस्टम एकदम खत्म है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आप चाहे स्टेट हाईवे लीजिए या एनएच का ले लीजिए या मोहल्ले की रोड है, आप नाली और नाले का घोर अभाव है। तो फिर ये जो नगर निगम इतना बड़ा बहुत पुराना यहाँ पूर्णिया में नगर निगम है, हम सब जो है टैक्स अदा करते हैं, एक मोटी रकम देते हैं हर साल, लेकिन उसके बदले में हमको एक नाली भी नहीं मिल सकती है। हमको एक बहुत सारा मोहल्ला अभी भी शहर का ऐसा है जो गांव के जैसा दिखता है, जहाँ पे इंस्टॉलिंग भी नहीं है। जी हाँ, बोला जाए प्रवीण जी। जी, मोटे तौर पे कहा जाए तो जैसा कि लिटरेसी रेट भी हम देख रहे हैं, तो अन्य जिलों की अपेक्षा पूर्णिया का जो रिकॉर्ड है वो कम है। तो कई सारे इसके कारण है जिसके विषय में आपने बताया। अब हमारे साथ हमारे पत्रकार बंधु मनीष चौधरी जी जुड़े हैं। आपके पास मैं फिर कुछ सवालों के साथ आऊंगा इश्तियाक अहमद जी। मनीष चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्णिया में पलायन और उद्योग की अगर हम बात करें, क्योंकि उद्योग न होने से पलायन होता है, बिहार प्रदेश की ये समस्या है, किसी एक जिले की नहीं है। तो उद्योग की क्या स्थिति है पूर्णिया जिले के अंदर? औद्योगिक क्षेत्र क्या वहाँ पे विकसित है जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके और पलायन को हम रोक सके? मनीष चौधरी जी नमस्कार, और आपने वक्त दिया बोलने के लिए। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रख दूंगा।
उद्योग की स्थिति वैसी नहीं है कि आप पलायन को रोक सकें। लोकल लेवल पे कुछ इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, और जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं करती हैं लोगों को, तो वो मजबूर हैं जिला से बाहर जाने के लिए। उसमें कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। और मैं पहले डॉक्टर साहब जो और श्रीवास साहब ने जो बात कही, मैं उसी पे होता, जनरल डिग्रेडेशन हुआ है समाज का, और हम लोग बहुत सेल्फिश भी हो गए हैं, ठीक है ना। ये सब उसी का परिणाम है, चाहे वो शिक्षा की बात कर रहे हैं या ये उद्योग नहीं लगा या पलायन जो हो रहा है, ये सारी बातें जो है सबको पता है, सब हम लोग झेलते हैं सब चीजों को, लेकिन इसका कोई पुख्ता वो अभी तक हमने खाका बनाया नहीं है कि इसको आखिर पुश कैसे किया जाए, किसके लेवल पे किया जाए। भाई जनप्रतिनिधि को हम बोल देंगे कि कुछ नहीं करता, तो जनप्रतिनिधि को चुना भी तो हमने ही है ना। अगर हम वो दबाव नहीं डाल सकते हैं सामाजिक उस पे, और हम ये समझते हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो, चिकित्सा का अच्छा हो, ड्रेनेज सिस्टम सारा ठीक हो, उद्योग लग जाए, पलायन हो जाए, यूटोपियन सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं, तो वो तो हम उन पे अगर दबाव नहीं डाल पा रहे हैं तो कमजोरी हमारी है, पहली बात ये है, ठीक है। और रह गई बात उद्योग की, मैं तो 2 लाइन में आपको बता दिया कि बहुत ऐसा नहीं है उद्योग जिसमें कि आप पलायन को रोक सकें। जब उनको नौकरी ही नहीं मिलेगी तो जाएंगे बाहर, उनको आखिर उनके पास ऑप्शन क्या है फिर, है ना। और अब क्या है कि उद्योग सिर्फ क्या टाटा आके लगाएंगे या बिरला आके लगाएंगे यहाँ पे, या उद्योग आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है, मेक इन बिहार, मेक इन इंडिया, तो मेक इन पूर्णिया, ठीक है ना। तो आपके जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो आपके उद्योग हैं, उसको आप जीवित करके कुछ पलायन को रोक सकते हैं, ठीक है, उसकी अच्छी मार्केटिंग करके। और ये मेरा सुझाव, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए बड़े उद्योग खोलने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत अगर आगे आ जाए, तब भी 5 साल 10 साल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगेगा, तभी कोई बड़ा उद्योग यहाँ आके लगेगा और ये सारी चीजें होंगी, ये मेरा मानना है। लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि आप छोटे छोटे उद्योग जो यहाँ पे पनप सकते हैं, और मैं अब परसेंटेज के टर्म्स में क्या बोलूं, फिर भी 20 से 30% आप पलायन रोक सकते हैं उस उद्योग को, छोटा जो लघु उद्योग है, ठीक है ना, जो कंजम्पशन यही होता है। आप चाइना का देखें तो चाइना में छोटे छोटे गांवों में भी जो लगा हुआ है, जहां से वो माल तैयार होके बड़े इंडस्ट्रीज में जाता है, आप वो भी केंद्र बना सकते हैं, है ना। तो रास्ता निकल सकता है, और निकालने के लिए मेरे ख्याल में जो लोग बहुत खामोशी से बैठे होंगे, कुछ कुछ कर ही रहे होंगे पूर्णिया में। मेरे पास तो नहीं है कि मैं आपको कोई किस्सा शेयर कर सकूं इस पे, लेकिन वो कर रहे होंगे, छोटी छोटी चीजों को करके वो बड़े इंडस्ट्री को दे रहे होंगे और फिर यहीं से अपना पालन कर रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रिएटिव होना पड़ेगा हर एक चीज पे हम लोगों को। जब जो बड़ा होगा वो तो होगा, जब आएगा वक्त तब देखेंगे। लेकिन अभी क्या करें, मानव जीवन है वो तो निकलता जा रहा है हमारा, है ना। तो फिर हम क्या करें, हम क्रिएटिव होकर छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं क्या अपना जीवन, मतलब मेरा ये मानना है जी। बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली सरिता रॉय जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैडम कि पूर्णिया में कृषि की क्या स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिथिलांचल और उत्तर बिहार का जो भाग है वो कृषि प्रधान है, विशेष तौर पर पूरा बिहार प्रदेश ही। तो पूर्णिया में कृषि की क्या स्थिति है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी। सबसे पहले तो परवीन जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने इतने अच्छे विषय पर पूर्णिया की ये चर्चा रखे। और सभी जो भी बुद्धिजीवी समाज सेवी जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मुझे जो विषय आपने दिया है, तो मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो पूर्णिया है वो सर्वप्रथम कृषि प्रधान जिला भी रहा है, क्योंकि यहाँ की जो किसान हैं वो हमेशा से उपजाऊ जमीन और नदी के किनारे जो भी गांव बसे हुए हैं उन लोगों की जो खेती होती है यहाँ पे,
तो और वो जब अपनी फसल को लेकर हमारे यहाँ गुलाब बाग मंडी में आते हैं, तो मैं सबसे पहले तो इस मंडी की बात करना चाहूँगी कि अगर हमारा मंडी ही सही नहीं हो, तो हमारे किसान की स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो जिला पूर्णिया है, वो बहुत ही पुराना है और जिस तरह से हमारा पूर्णिया जिला सबसे पुराना था, आज भी उनको उसका उचित स्थान नहीं दिया गया है। आज आप देख लीजिए, सबसे बड़ा यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ से हर एक जगहों के लिए बस खुलती है, लेकिन हमारे बस स्टैंड की हालत क्या है? सबसे बड़ा सबसे पहले यहाँ रेलवे का जाल बिछाया गया था, अंग्रेज के जमाने से ही रेलगाड़ी चलाई गई थी, लेकिन आज भी हम कहाँ हैं? तो हमारा जो पूर्णिया है वो बहुत ही पुराना धरोहर था, जिसको कि हम संभालने में कभी थोड़ा बहुत सक्षम भी हुए हैं और अभी भी वह पूर्ण रूपेण से हम सक्षम नहीं बने हैं कि हम बोल लें कि हमारा पूर्णिया सबसे विकसित हो गया है। और कृषि में तो हम अभी भी पिछले हुए हैं। हमारे यहाँ एक उद्योग था, जबकि किसान गन्ना की यहाँ खेती बहुत ही जोर शोर से की जाती थी और गन्ना का जो खेती होता था तो उसके लिए हमारे यहाँ बनमनखी में चीनी मिल था। तो चीनी मिल के एक उद्योग रहने से तो यहाँ एक उद्योग के रहने से बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार भी था, जिसके बंद हो जाने से बहुत सारे बेरोजगार हो गए। और आज जिस तरह से परेशानियां बढ़ रही हैं हमारे किसानों की भी, आज बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी आए, शहर के लिए भी आए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी आए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें कहीं न कहीं हम सब दोषी हैं। हम एक किसी जनप्रतिनिधि पर भी नहीं लगा सकते हैं इल्ज़ाम, क्योंकि जब हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम पे घर बनाया जाता है, तो कहीं न कहीं उसमें हम और आप भी इन्वॉल्व होते हैं। वह ब्रोकर जो होता है, जो ज़मीन बेचते हैं या खरीदते हैं, तो हम कहीं न कहीं उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाते और प्रशासनिक पदाधिकारी जो होते हैं, वो जब तक सक्षम रूप से हमारी मदद नहीं करते हैं, हम उसको रोक नहीं पाते हैं। और आज इस स्थिति में हमारा पूर्णिया इस बारिश में पहुँचा कि फसल तो बर्बाद हुआ ही जहाँ होना था, लेकिन हम और आप भी अपने घर से निकलने में सक्षम नहीं रहते थे कि हम घर से कैसे निकलें, ये सोचना पड़ता था। और जल जमाव की इतनी बड़ी संकट आ गई हमारे पूर्णिया में, शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे पहली बात ये है कि कभी इस पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग कहते थे हम लोग, क्योंकि यहाँ बारिश अत्यधिक होती थी और उसी को देखते हुए हमारे यहाँ जो नाला का चयन हुआ था वो चारों ओर था, पूरब में भी था, पश्चिम से भी था, उत्तर से भी था और दक्षिण से भी था। तो आज जितने भी, जैसे कि हमारा लालगंज नरकटिया नाला था, मनुस्तहारा घाट था, गोकुल ठाकुरबाड़ी के पास जो नाला था हमारा, और एक नाला और भी था भेलगेरूसा। तो इन सारे नालों का जो अतिक्रमण हुआ है, इस प्रकार हो गया है कि हम इस जल निकासी में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि हम आखिरकार इस जल को निकाले तो निकाले कहाँ। आज हमारे यहाँ पंप भी लगाया गया, लेकिन उस पंप का पानी हम फिर निकाल के किस नाले में डालें, ये सोचना पड़ने लगा कि हम इस पानी को कैसे निकालें। तो ये जो हमारे यहाँ विकट समस्या से हम घिरे हुए हैं, तो इस समस्या से हम निजात कैसे पाएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। और जब तक हम किसी मुद्दे को चर्चा में नहीं लाते हैं, तब तक उस पे किसे क्या जी, पड़ा है कि जो उसमें वो काम करने जाए। तो हम लोग आपका लगता है कि मानना है आज, कि सामूहिक हाँ, प्रयास से इन समस्याओं का बिल्कुल, निराकरण हो बिल्कुल। सकता है आज और दुनिया आज को। आज जिस तरह से आपने चर्चा की है कि हमारे पूर्णिया में कल, आज और कल, तो हमारा कहना यह है कि अगर इस तरह की चर्चाएं हमारे यहाँ इसी तरह आप जैसे लोगों के जरिए होते चला जाए। आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन अगर मुद्दे बच्चों ने बनाए कि नहीं यहाँ होना चाहिए, तो आज कम से कम वो स्थापना हुआ है। और आज हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था, मधेपुरा में बन गया और हम पूर्णिया के लोग उसके लिए कितने आंदोलन किए, फिर जाके हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय हुआ, जिसकी भी स्थिति हम सबके सामने है। तो कहीं न कहीं एक छोटे-छोटे कुछ मुद्दों सवालों के के लिए साथ मैं फिर आपके हाँ, पास लौटता हूँ। हमारे साथ श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सामाजिक चिंतक, विचारक।
आपसे जानना चाहेंगे सर कि पूर्णिया, जैसा कि माँ पूर्ण देवी का मंदिर वहाँ पे है, एक पुराना पौराणिक उसकी अपनी उसका इतिहास है। पर्यटन की क्या स्थिति है पूर्णिया के अंदर? क्या पर्यटन वहाँ के लोगों की खुशहाली का माध्यम बन सकता है? तो इसके विषय में हमारे दर्शक को बताइए। अनिल जी, थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे आपको। हम्म, आपकी ओर से कहा गया कि पूर्णिया कृषि प्रधान जिला है। ये आपकी ओर से भी कहा गया और ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी कृषि मेरा प्रधान जिला मेरा आइडेंटिफाइड। मेरा मेरा अब कहना कृषि था के कि लिए, मिथिलांचल क्षेत्र है, नहीं नहीं, हम उत्तर। उसी पे आ रहे हैं। वो बात उस पर चर्चा चली, लेकिन जो बात आनी चाहिए नहीं आई। जी आप जी जी, देखिए कि जरूर। यहाँ का, पूर्णिया का और पूर्णिया के अंचल का मेन क्रॉप में एक जूट आज भी है, हम्म, कल भी था, कल बहुत ज्यादा था। कुछ ऐसी भूमि है जहाँ सिर्फ जूट ही हो सकती है, और जी कुछ ऐसी भूमि है जहाँ सिर्फ गन्ना ही हुआ करता था। आप देखिए कि एक बहुत पीड़ादायक स्थिति है, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि एक्चुअली कृषि प्रधान प्रदेश तो बिहार ही है। कृषि जी प्रधान देश का दर्जा मिला हुआ है प्रदेश का महाराष्ट्र को, हरियाणा को और साउथ के कुछ राज्यों को। महाराष्ट्र में तो इंडस्ट्री बहुत है, हरियाणा में इंडस्ट्री बहुत है, पंजाब में इंडस्ट्री बहुत है, लेकिन कृषि प्रधान राज्यों के श्रेणी में अग्रणी नाम ये राज्य लिए जाते हैं। आप देखिए कि अभी एक बहुत बड़ा इश्यू आया था मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का। तो जी। आपको बतला दें, आप भी बिहार के नागरिक हैं, हम आपको बतला दें कि बिहार के किसानों को मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिलता है क्या? कभी मिला है क्या? अभी जिस अंचल के संबंध में पीड़ादायक विषयों पे आप चर्चा का आयोजन कर रहे हैं, तो अभी आज का अंचल ये मक्का आधारित अंचल हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले मक्का का फसल तैयार हुआ, कटा, और लोगों का मक्का खेत में ही रह गया। उसका कारण क्या है कि मक्का का बाजार भाव बिल्कुल अपेक्षाकृत बहुत कम था। इसलिए था कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यहाँ लागू नहीं होता, यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का लाभ यहाँ के किसानों को सरकार नहीं देती। जूट की खेती जो बहुत ज्यादा होती थी, जूट की खेती सबसे अधिक विश्व में होती है बांग्लादेश में, और उसके बाद कहीं सबसे ज्यादा होती है तो वेस्ट बंगाल में, और तीसरे स्थान पे कहीं आता है तो ये पूर्णिया का अंचल। जूट की खेती बर्बाद हो गई इसलिए कि जूट का जो प्रोड्यूस है, जो उसका उत्पाद है, उसको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिला नहीं तो उसका फिर ओपन मार्केट में उसका रेट बहुत कम था, तो किसान मजबूर होकर जूट की खेती लगभग बंद कर चुके हैं। आप देखिए कि मक्का इस बार इतना ज्यादा इस अंचल के किसानों का की जो आर्थिक स्थिति है, वो मक्का उसमें चमत्कार दिखाया। इस बार मक्का के खेती में और मक्का का जो ओपन मार्केट का जो भाव था, जो उसका लास्ट ईयर का भाव था, वो बहुत अंतर था उसमें, और लोगों का मक्का खेत में ही सड़ गया। क्यों सड़ गया? कि सरकार की योजना है रूरल गोडाउन की, नाबार्ड की योजना है रूरल गोडाउन की, बिहार सरकार की योजना है रूरल गोडाउन की, लेकिन वो गोडाउन बना नहीं आज तक जिले में जितना बनना चाहिए। गोडाउन की जितनी आवश्यकता है जिले में, उतना गोडाउन की संख्या है नहीं। तो वो किसान अपने उपज को स्टोर नहीं कर पाते हैं अच्छे कीमत के लालच में, कि कुछ दिन रख लें और फिर अच्छा कीमत जब मिलेगा तब उसको बेच दें। लोगों का गन्ना, ये मक्का जो है वो बर्बाद हो गया इस बार, और उसमें मक्का के कारण लोग बिल्कुल कंगाल हो गए। तो यदि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जैसे पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में मिलता है, उस तरह से यहाँ मिलता, तो लोग मक्का के कारण कंगाल नहीं होते। गन्ना की खेती सरिता जी बतलाई, बनवनकी में शुगर मिल बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, उसको बंद कर दिया गया और फाइनली उसको वाइंड अप कर दिया गया। अब वो वहाँ ये बनवनकी शुगर मिल नाम का कोई चीज रहा नहीं। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस आप देखिए कि यहाँ की जो भूमि है सैंडी सॉइल है, खेती के लिए सैंडी सॉइल होने के बावजूद भी यहाँ 3 फसल लोग लेते हैं। जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, बहुत अच्छी होती है, वहाँ भी 3 फसल होता है, और यहाँ सैंडी सॉइल में भी, बलुआही मिट्टी में भी 3 फसल होता है। वाटर लेवल बहुत कम है, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त जगह है, लेकिन सरकार के लेवल पे आप देखिए कि फसल बीमा पे सरकार इतना ढिंढोरा पीटती है। क्या इस इलाके के यहाँ लोग, किसानों को कभी फसल बीमा का लाभ मिला क्या? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का लाभ मिला क्या?
ये जो खाद है वो समय पे मिलता है क्या, बीज समय पे मिलता है क्या, क्या उचित प्राइस पे मिलता है क्या, ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं। आज देखिए कि ये एक और पीड़ादायक स्थिति बतलाते हैं कि ये बिहार जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान का कोई नेता का नाम आप पवन जी, ये प्रवीण जी, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आदरणीय मनीष जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इश्तियाक साहब वाणिज्य के प्राध्यापक हैं, सरिता राय जी एक्टिविस्ट हैं। किसी किसान, बिहार के किसी किसान के नेता का नाम आप हमको कोई बतला सकते क्या? अब किसान का नेता कौन होता है? जितनी राजनीतिक दल बिहार में कार्यरत है सब में किसान सेल है, और उसका किसान सेल का अध्यक्ष भी होता है जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, और वो पैसा किसान का नेता होता है, वो जींस पहनने वाला किसान का नेता होता है। पद है, वहां नियुक्ति है, लेकिन असली किसान वहां प्रतिनिधित्व नहीं करते किसान सेल का। ये दुर्भाग्य है कि ये कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद भी, ये तो देखिए कि अब अभी जैसे मनीष जी बतला रहे थे यहाँ इंडस्ट्री, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। आज देखिए कि यहाँ का जो मक्का है वो देश के विभिन्न भागों में जो मक्का आधारित उद्योग है उसके लिए यहाँ मक्का परचेज होता है, और गुलाबबाग जो हापुड़ के बाद सबसे बड़ा मंडी कहलाता है, अनाज मंडी, वहाँ बड़े बड़े गोडाउन हैं, वहाँ साल भर का वो स्टॉक रहता है मक्का का, बड़ी बड़ी कंपनी का जो मक्का आधारित उद्योग है, और यहाँ से समय समय पर मक्का वो अपने इंडस्ट्री के लिए ले जाते हैं। तो ये सरकार के संज्ञान में नहीं आना चाहिए कि जब यहाँ इतना मक्का होता है इस अंचल में, और यहाँ के मक्का से देश के विभिन्न प्रांतों में जो मक्का आधारित उद्योग है वो उद्योग चलता है, तो क्या यहाँ एक मक्का आधारित उद्योग नहीं स्थापित की जा सकती है? तो ये जो इस क्षेत्र की जो उपेक्षाएं हैं, वर्षों पुरानी उपेक्षाएं, उसका अंत नहीं करना चाहिए। यहाँ के किसानों के भविष्य को नहीं संवारना चाहिए, किसानों के भावी पीढ़ियों का भविष्य नहीं संवारना चाहिए। ये बिल्कुल इसलिए नहीं होता कि यहाँ की जो, जैसे मनीष जी बहुत अच्छी बात बोले कि जो आम पब्लिक है उसमें भी इसकी गलती है। गलती क्या है? जैसे हम शुरू में बोले कि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो धरती है वो बहुत लॉ अबाइडिंग है, कुछ भी डिमांड करने में सकुचाती है, संकोच करती है, समझती है कि हम कुछ डिमांड को रेज करते हैं तो कानून को ब्रेक करेंगे। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी, जैसे इश्तियाक साहब बोल रहे थे यूनिवर्सिटी की बात, देखिए यूनिवर्सिटी को आए हुए 3 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन यूनिवर्सिटी को अभी तक अपनी जमीन मिली सरकार से, लेकिन जमीन का पोजीशन नहीं मिला, अभी तक कोई सरकार का कोई फंड नहीं मिला। यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम मात्र का वो उसकी शुरुआत हो गई और कुछ नहीं हुआ। सरिता जी जो बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं। ये अब इंडस्ट्री देखिए कि ये इंडस्ट्री के लिए कितना उपयुक्त जगह है पूर्णिया। इंडस्ट्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें लेबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ लेबर बहुत सस्ता है, यहाँ का सस्ता है तब देश के विभिन्न भागों में जाके इंडस्ट्री में यहाँ का लेबर सहयोग करता है। यहाँ का वाटर लेवल बहुत कम है, यहाँ जल इजिली अवेलेबल है, बहुत सस्ता। देश के विभिन्न भागों में, बिहार के विभिन्न भागों में पानी अभी भी बहुत बहुमूल्य हो चुका है। बिहार के विभिन्न भागों में जल यहाँ भी आज भी क्या कहता है इतना अच्छा उपलब्ध है और नेचर के द्वारा उपलब्ध है। अब यहाँ आपको देखिए कि यहाँ की भूमि सस्ती है, यहाँ का लेबर सस्ता है, यहाँ जल उपलब्ध है, यहाँ कम्युनिकेशन पूर्णिया शहर में 4 NH क्रॉस करता है, नेशनल हाईवे, उसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी है। तो अब इंडस्ट्री के लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। अब इंडस्ट्री कहाँ लगता है, सरकार कहाँ लगाती है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे, हरियाणा में, पंजाब में, साउथ में। लेकिन बिहार में आज तक ये 250 वर्ष पुराना जिला है, क्या कोई बिग स्केल का इंडस्ट्री यहाँ नहीं होना चाहिए था? लेकिन जो भी इंडस्ट्री थी, जैसे बनवनकी शुगर मिल समाप्त हो गया, पूर्णिया सिटी में इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ मैलाथियन प्रोजेक्ट था बिहार स्टेट केमिकल कॉर्पोरेशन का, वो समाप्त हो गया। ईस्टर्न ईस्ट की एक फैक्ट्री थी, वो समाप्त हो गया। कॉटन यार्न प्रोजेक्ट था, वो समाप्त हो गया। ये सब बिहार सरकार की इकाई थी। तो इंडस्ट्री को जीरो, और उसमें भी जो एग्जिस्टेंस में था उसको वापस कर लिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये सब कुछ उदाहरण है, ये स्टेब्लिश करता है, प्रमाणित करता है कि इस जिले पे सरकार का कोई अटेंशन, आज तक की जितनी भी सरकारें रही हैं केंद्र की और आज तक की जितनी सरकारें रही हैं राज्य की, उनका इस इलाके पे अटेंशन कभी नहीं रहा है, और यहाँ के लोगों पे कोई कृपा नहीं रही है।
यहाँ के लोगों की कोई मांग नहीं रही है, यहाँ के लोगों की कोई इच्छा शक्ति नहीं रही है। ये सब कुछ कारण है कि आप देखिए कि ज्यादा चिंता है यहाँ के भावी पीढ़ियों का क्या होगा। कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, इंडस्ट्री के लिए तो सबसे ज्यादा उपयुक्त जगह है ये पूर्णिया। यहाँ जैसे बतलाया, लैंड की अवेलेबिलिटी है, लेबर की अवेलेबिलिटी है, पानी का यहाँ अवेलेबिलिटी है, कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, 4 NH शहर को क्रॉस करता है। इससे अच्छा क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के लोग इतने लॉ अबाइडिंग हैं। कुल मिला के यदि कहा जाए तो आप देखिए कि अब दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ का 2000 पिछले विधानसभा चुनाव में सिविल एयरपोर्ट यहाँ प्रधानमंत्री के पैकेज में था, और प्रधानमंत्री के पैकेज में बिहार का कोई सिविल एयरपोर्ट नहीं था। दरभंगा उसमें कहीं चर्चा नहीं थी। आप देखिए प्रधानमंत्री के पैकेज में होने के बावजूद भी यहाँ एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। मतलब इतना बड़ा बेस है कि ये जैसे बागडोगरा एयरपोर्ट में जो एयरफोर्स का जो बेस है उससे भी बड़ा है ये। और ये यहाँ 7000 फीट उसका रनवे है, बहुत हाई प्रोफाइल है। सिर्फ यहाँ एक टर्मिनल बनना था। अब वो पैकेज में होने के बावजूद भी 6 वर्ष हो गए, सिर्फ जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका अब तक 6 वर्ष में। और जो दरभंगा नहीं था कहीं, वो बन के तैयार है उड़ान भरने के लिए। पिछले झारखंड चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी वहाँ नए सिविल एयरपोर्ट की घोषणा किए थे 2 वर्ष पहले। ठीक, मैं एक सिंपल सी बात, ये श्रीवास्तव को एयरपोर्ट बन के तैयार है, न्यू एयरपोर्ट बन के तैयार है, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ 6 वर्ष में जमीन ये किसका दोष है? इसमें पब्लिक की क्या गलती है बताइए? सरकार की उपेक्षा नहीं। प्रवीण जी वो जो कह रहे हैं वो समझ में आ गई बात। यहाँ के लोग हमने जो कहा ये वाला हवाई जहाज पे चढ़ेगा, लेकिन नहीं, मैं एक सिंपल बात कह रहा हूँ कि इसको संक्षिप्त में, कंसाइज में ये है कि हम जब तक इस बात को अगर अपने जनप्रतिनिधि को नहीं बताएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी बात। अब ये बात तो होती ही रहेगी। अब आप प्रवीण जी थोड़ा इसको मॉडरेट कर लीजिए स्थिति आगे। आज कितना डेवलप्ड जहाँ सिविल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो जाती है उस इलाके नहीं, शायद वो आवाज नहीं आ रही है, तीव्रता और शीघ्रता के साथ उसकी प्रगति होती है। लेकिन मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हुए भी सिविल एयरपोर्ट बाधित है। 1975 में मेडिकल कॉलेज यहाँ बनने का संकल्प लिया गया था बिहार सरकार के स्तर पे। 75 मतलब 25 और 20 45 नहीं आ रहा है, आवाज शायद नहीं जा रही है। मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हुई है। कितना दुर्भाग्य है कि देखिए कि पूर्णिया जो इतना मोस्ट बैकवर्ड इलाका है, जिस रेट पर इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं उसी रेट पे मुंबई का नागरिक भी करता है, दिल्ली का नागरिक भी करता है। आपकी आवाज शायद उन तक नहीं जा रही है। शहरों के नागरिक भी करते हैं, लेकिन हमको सुविधा क्या मिल रही है? क्या सुविधा मिल रही है? हमको तो एक इकोनॉमिकल स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। ये वर्षों से जितनी की पूर्व की पीढ़ियां हैं सब वो फ्लड में वो डूबी रहती है। 6 महीने फ्लड में डूबा रहता है इस अंचल का आधा से अधिक इलाका। उसको पैकेज मिलना चाहिए। और बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए कभी चर्चा नहीं होती। इस इलाके के जो इतनी लंबी संख्या में MLAs हैं, MPs हैं, वो बिहार विधानसभा में और लोकसभा में एक साथ खड़े नहीं। प्रवीण जी आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए आप उनको इशारा कर दें तो वो शायद समझ पाएंगे। आज तक कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ विषय हैं जो बहुत गंभीर मामला है। इस पर क्या कहता है वो इस तरह का कार्यक्रम काफी हेल्पफुल हो सकता है, बराबर होना चाहिए और सरकार के संज्ञान में बात जानी चाहिए। पब्लिक में जागृति आनी चाहिए, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा और यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान उनको कराना होगा, उनको करना पड़ेगा। धन्यवाद विजय कुमार श्रीवास्तव जी। हमारे साथ मनीष चौधरी जी जुड़ रहे हैं। और सर आपसे वही सवाल, उसी सवाल की मैं पुनरावृत्ति करूंगा कि वहाँ पे पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं पूर्णिया के अंदर? मनीष चौधरी जी। देखिए, एक तो जो चूंकि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे देखेंगे, ऐतिहासिक उस पे देखेंगे तो बहुत पुराना शहर है और पुराना जिला है। देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे और असीम इसमें है कि आप इसको पर्यटन को डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इतनी खासकर उन लोगों के लिए जो इतिहास में रुचि रखते हैं जी। तो वो यहाँ पे बहुत एक तो ये हो गया
ये आवाज एको हो रहा है सर, शायद विजय जी जी बोला जाए। अब ठीक है। तो असीम संभाव ये हैं, काफी इसमें आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा ये है कि पूर्णिया जो है बाकी शहरों की तुलना में, मैं किसी से ऐसे नहीं करता हूँ, काफी खुला है। जब आप यहाँ आएंगे, बिहार के शहरों की बात कर रहा हूँ, काफी खुला है, काफी आपको यहाँ पे सुकून लगेगा आके अपना घूम फिर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पुश करने से यहाँ पे आप पर्यटन को काफी बढ़ावा दे सकते हैं उस लेवल तक, मेरा ये मानना है। मैं आशावादी हूँ और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम पे जब हम लोग सब जगेंगे तो फिर ये पूर्णिया भी जगेगा, क्योंकि कोई शहर जो है आदमी से बनता है और हम लोग सब यहीं के बासिंदा हैं, और हम लोग सब एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो चीजें होंगी। अब किस लेवल पे होता है, उसका स्केल क्या होगा, 2 होगा कि 10 होगा, वो अलग बात है। वो हम लोग हमारे एफर्ट पे ये तय करेगा कि 10 के स्केल पे रहेगा या 2 के स्केल पे रहेगा, है ना प्रवीण जी? यही मेरा मानना है कि बहुत है। मैं इसलिए बार बार इसको कह रहा हूँ कि चूंकि हिस्टोरिकल ये शहर रहा है, इसमें बहुत संभावना है। आप उसको डेवलप कर सकते हैं, इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल सर्किट तक ले जा सकते हैं इसको, ठीक है ना? और हिस्टोरियंस को आप ला सकते हैं, बहुत सारी कल्चरल चीजें हैं जहाँ पे आप डिग कर सकते हैं, उसको उसकी खुदाई हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे उनकी संभावना है। हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना है, और ब्लूप्रिंट बुद्धिजीवी जो यहाँ के हैं, जो यहाँ के लॉ मेकर्स हैं और आम जनता जो है, वो सब मिलके ये करेगा तो शहर बहुत खूबसूरत बनेगा। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं। जी बहुत मैं शुक्रिया। यहाँ पे अब समाप्त करता हूँ। जी हमारे साथ डॉक्टर मैं एक छोटा सा प्रवीण जी, मैं ये कह दूं, एक मेरा कॉन्फ्रेंस है 10 बजे, तो मैं इस बीच में अगर आपसे क्षमा चाहूंगा कि अगर 10 बजे के पहले मैं एक आपसे विदा लेने की अनुमति चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला कार्यक्रम नहीं, के लिए। आपने समय दिया और हमें बुलाया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों ने हमें सुना, इतना वक्त दिया। मेरे कितना मैंने बोला सही नहीं बोला वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब, सरिता जी और श्रीवास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें सुना और आपने टाइम दिया प्रवीण जी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि आप सबको। जी नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर हैं। आपसे सर जानना चाहेंगे कि अगर महिला शिक्षा की हम बात करें, शिक्षा के लिटरेसी रेट तो आपके जिले में कम है ही, अगर महिलाओं की शिक्षा के ऊपर हम चर्चा करें तो महिला शिक्षा की क्या स्थिति है, बालिका शिक्षा की? देखिए, महिला शिक्षा की स्थिति तो पूरे बिहार में खराब है, और उसमें हम लोग जहाँ पूर्णिया में बैठे हुए हैं, यहाँ तो जब पुरुषों की जब ये हालत है, तो आम तौर से जो अभी जो विचारधारा लोगों की होती है गांव में कि लड़का है तो उसको पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और लड़कियों को तो उनको लगता है कि इनको शादी कर देनी है तो काम चलाओ, यानी जनरली यही है। अब है कि उसमें कुछ परिवार है जो उसका एक्सेप्शन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके यहाँ दोनों को बराबर देखा जाता है, दोनों पे बराबर खर्च भी किया जाता है। लेकिन ऐसे परिवार की संख्या शहर में हो सकती है, लेकिन गांव में इसका घोर अभाव है। गांव में तो उनको लगता है कि बस उसको वर्किंग नॉलेज हो जाए और उसके बाद तो शादी उदी हो जाएगी। कुछ गांव में जो संपन्न परिवार हैं तो वो अपने लड़कियों को बाहर भेज करके मेडिकल है, इंजीनियरिंग है कराते हैं। तो इसलिए मेरा जो ये कहना है कि महिलाओं में, लड़कियों में जो शिक्षा का जो स्तर है, जो उनको शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके लिए हम सब दोषी हैं, हमारी विचारधारा दोषी है। और जब तक इसमें सरकार ही केवल दोषी नहीं है, जब तक
हमारे यहाँ बहुत सारे देखिएगा कि जैसे अब हम खास तौर से माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूँ कि इस कम्युनिटी पे उलमा लोगों का जो मौलवी लोग हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है। तो उनके स्तर से ये अभियान चलना चाहिए कि जो लड़कियां नहीं पढ़ने वाली हैं या लड़के नहीं पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ने वाले हो जाएं। वो हर जुमा का जुमा वो स्पीच होता है मस्जिदों में, तो उसमें लोगों को कन्विंस किया जाए कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, तो ये एक बड़ा काम होगा। लेकिन उनको आपसी प्रतिद्वंदी देखिएगा कि मौलवी में बड़ा सारा ग्रुप है और वो एक दूसरे को पूरा भला करने में वो इसी में समय अपना सारा वो बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे संगठन हैं जो इस लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर काम हो तो लड़कियां भी अच्छा करेंगी, है संभावना है। यहाँ बहुत सारी लड़कियां अच्छा कर रही हैं और संस्था तो जितना लड़कों के लिए है लड़कियों के लिए है, इसलिए सब में को एजुकेशन है। तो बहुत मेरा जो आपका सवाल है तो मेरा ये कहना है कि लिटरेसी या इनरोलमेंट रेशियो लड़कियों में कम है, उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। जी शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर। जी जी, मैं फिर आपसे कुछ सवालों के साथ आपके पास में आऊँगा। हमारे साथ सरिता रॉय जी जुड़ी हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी भूमिका रही है पूर्णिया जिले के अंदर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कला और साहित्य की अगर हम बात करें तो कला और साहित्य के स्तर पर पूर्णिया को आप क्या मतलब आपका क्या आकलन है कि वो क्या समानांतर दूसरे जिलों के समकक्ष पूर्णिया को आप मानती हैं या उनमें कहीं आगे है या क्या स्थिति है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। सरिता रॉय जी। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो पूर्णिया है इसे हम रेणु की धरती भी कहते हैं और ये साहित्य और कला से है जो पूर्णिया का रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। और जब भी कहीं भी बिहार में अगर चर्चाएं होती है तो पूर्णिया को रेणु की धरती के नाम से ही इनका जो एक रूप प्रस्तुत किया जाता है वो किया जाता है। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि स्पष्ट रूप से जिस रूपरेखा के चलते ये पूर्णिया जानी जाती थी उसमें अगर हम उतना तो पिछड़े नहीं है, लेकिन आज भी अगर हम चाहते तो हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं इसको हम लोग बहुत ही विस्तृत रूप से हम अपने पूर्णिया को आगे ले जा सकते थे। कहीं न कहीं इसमें कमियां तो रही है, लेकिन जो भी धरोहर है हमारी पूर्णिया की हम उसको अभी भी बचा सकते हैं। थोड़ी बहुत एक जागरूकता लाते हुए जिस तरह से हमारे पूर्णिया में समाज सेवी बुद्धिजीवियों की अब कमी नहीं है। हम लोग ये जानना चाहेंगे भी कि जो लोग भी अगर किसी भी आंदोलन के लिए आगे आते हैं तो हमें ये पूर्णिया में करना है तो शायद हम पूर्णिया वासी उसको हर संभव कर भी लेते हैं और बस एक जागरूकता की आवश्यकता होती है कि हमारा पूर्णिया में ये होना चाहिए, तो फिर हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और एक संकल्प किसी न किसी एक व्यक्ति को वो बीड़ा उठाना पड़ता है। जिस तरह से हमारे यहाँ एयरपोर्ट के ही चली, हमारे यहाँ एयरपोर्ट की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से हर एक जगह के लिए एयरपोर्ट है। उसी तरह है कि हमारे पूर्णिया में जो साहित्य है आज भी हमारे यहाँ जितना हम लोग चाहते थे कि हमारा जो साहित्य का है एक कला भवन है, कला मंच है, वहाँ सारे चीजों का हम एक समावेश देखना चाहते थे हम लोग। और आज कहीं न कहीं एक अगर हम पुस्तकालय भी अगर हम अपने पूर्णिया में चाहते हैं हमारा ऐसा संग्रहालय हो यहाँ कि जिसमें हम हर एक वस्तु स्थिति की बुक पा सके। हमारे बच्चे का जो हमने जब अपने बच्चों के लिए एक बुक खरीदना चाहती हूँ, जब भी अगर किसी भी बुक स्टॉल में आप जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी कीमतें लगती है, लेकिन इस तरह की जो सरकारी पुस्तकालय होती है तो उसमें है क्या कि आपको पैसे नहीं लगते हैं कि उसमें एक संसाधन होता है कि हाँ आप उसको वापस कर सकते हैं पढ़ के। इस हिसाब का एक पुस्तकालय बहुत बड़ा होता है कि जिसमें कि हर एक तरह के साहित्य प्राप्त होते हैं, हर एक तरह के आप बुक खोज सकते हैं। इन सब चीज़ों की अभी भी हमारे पूर्णिया में कमी है। अगर आप एक भी
स्टॉल पे जाइएगा तो वहाँ आपको जो मन चाहा आप खोजिएगा वो मिलने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है। आज भी साहित्य की स्थिति है हमारे यहाँ, और कला मंच जो है आज भी हमारे बच्चे जो जिस रूप में चाहते हैं कि हम इसमें काम कर सके, तो वह क्षेत्र हमारे यहाँ इस तरह से डेवलप नहीं हो पाया है कि जिसमें हमारे बच्चे उतने अच्छे और सुंदर ढंग से वो काम कर सके। तो इन सब चीज़ों की अभी थोड़ी बहुत कमी है हमारे पूर्णिया में। अभी भी हमारा पूर्णिया बहुत ही पिछड़ा हुआ नहीं है, हम ये कह सकते हैं। आज भी स्थिति अच्छी है, लेकिन इसमें हमको और आपको और पूरे हमारे पूर्णिया के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको आगे आना होगा, और इसी तरह छोटी छोटी जो हमारी कमियां हैं उसको हम नजरअंदाज ना करें, और नजरअंदाज ना करते हुए हम इसको आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो यही सब चीज का होना हमारे पूर्णिया में जरूरत है, और इस तरह की चर्चाएं अगर होंगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों और मुद्दे बनेंगे हमारे पूर्णिया के लिए, और जिनके जहन में ये बात नहीं भी आ रही होगी तो उनके जहन में आगा कि नहीं हमारे पूर्णिया के लिए होना चाहिए, और ये बहुत ही जरूरी भी है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। और हमारा पूर्णिया जिस तरह से कला मंच में सब दिन आगे रहा है, और इनकी इस धरती को हम लोग और भी आगे ले जाएं, और ये हमारी शुभकामना है। और ये हमारा संदेश भी जाएगा कि हमारी पूर्णिया वासियों के लिए, हमारी पूर्णिया में बहुत ही रंगकर्मी भी हैं, ऐसे लोग हैं लेकिन उन्हें उस हिसाब का स्टेज नहीं मिल पा रहा है। और हमारे बच्चों के लिए भी, आगे भविष्य के लिए भी ऐसा हो। हमारे बुद्धिजीवियों से भी आग्रह है कि थोड़ी थोड़ी कमियों को आप उजागर करें और लाएं, जिससे हमारा पूर्णिया और भी विकसित हो और डेवलपमेंट की ओर जाए। हेलो सर, आवाज नहीं जा रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा। नहीं, आवाज जा रही है सर? इधर से नहीं आ रहा। कट किया क्या?